ये है जनरल साइंस की पहली क्लास और अब आपका स्वागत है इस क्लास में। पहला क्वेश्चन लेते हैं। किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में सही संबंध है। जो त्रिज्या होती है, गोली दर्पण की जो त्रिज्या होती है वो उसकी फोकस दूरी की क्या दोगुनी होती है। तो यहाँ पे बी हमारा सही आंसर है। r = 2f, r बराबर 2f। फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। वही बात कि वक्रता त्रिज्या r फोकस दूरी की दुगना होता है या फिर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कांच के एक गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ एक नींबू अपनी वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा किस कारण से होता है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। यहाँ पे आंसर सी सही है, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, अपवर्तन की प्रक्रिया के कारण प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अविलंब से दूर हट जाता है। इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप पानी भरे गिलास में रखा हुआ नींबू बड़ा तथा अपने स्थान से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसी प्रक्रिया के कारण तालाब की जो आभासी गहराई है वो वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 3। एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को क्या कहा जाता है। इस झिल्ली को कार्निया कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। देखिए, आँख के ऊपरी भाग में एक पतली झिल्ली होती है। इसी पारदर्शी झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कार्निया कहते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए पहली बार कांच के प्रिज्म का प्रयोग किया। तो आइजैक न्यूटन ने पहली बार कांच का प्रिज्म का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे आंसर सी है। सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने प्रिज्म की सहायता से सूर्य के प्रकाश के जो वर्णक्रम है, जो स्पेक्ट्रम है, उसको प्राप्त किया था। प्रश्न संख्या 5। एक औद्योगिक प्रशीतित्र यानी रेफ्रिजरेटर जो कि 10 घंटे प्रतिदिन 30 दिनों के लिए कार्य करने पर 5 किलोवाट पावर यानी शक्ति का उपयोग करता है को प्रचालित करने के लिए ऊर्जा का मूल्य होगा। दिया है कि प्रति किलोवाट जो ऊर्जा का जो प्राइस है, मतलब मूल्य है, खर्च है, वो है 4 रुपये। ठीक है, यानी कि हमें क्या निकालना है, टोटल यूनिट की संख्या निकालनी है, कितनी यूनिट मतलब ऊर्जा व्यय हो रही है। ठीक है, उसमें फिर एक यूनिट का दिया है प्राइस 4, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम यूनिट निकालते हैं। एक यूनिट बराबर यूनिट होती है, आप हम जानते हैं कि यूनिट क्या होती है, यानी कि वही एनर्जी बराबर किलो वाट घंटा और कितने डे चला वो डे। ठीक, अपन गुणा करते हैं। ठीक है, किलो वाट इंटू आवर इंटू डे। तो इस हिसाब से किलो वाट दिया है 5 किलो वाट। ठीक, किलो वाट दिया है 5 किलो वाट और आवर दिया है 10 आवर, 10 आवर। ठीक, गुड़े डे कितना है 30 डे, टोटल हो गया 1500। तो 1500 यूनिट आ गई। ठीक, यानी कोई एनर्जी जो है यूनिट की कितना यूनिट आई 1500 यूनिट। अब एक यूनिट का प्राइस बराबर कितना दिया है 4 रुपये। ठीक, 4 रुपये यूनिट का प्राइस है। तो 1500 यूनिट का प्राइस हो जाएगा 1500 गुड़े 4। ठीक, बराबर 600। ओके, 600 रुपये। ठीक, इसका प्राइस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से टोटल जो ऊर्जा का खर्च आया है वो आया है 6000।
यहाँ पे आंसर बी सही है, 6000। प्रश्न संख्या 6, चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये कथन सही नहीं है, ये हमें ढूंढना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, चुंबकीय क्षेत्र एक राशि है जिसमें दिशा और परिमाण होते हैं। तो ये कथन सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्लोज कर्व्स होती हैं, ये भी सही है। कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, ये भी सही है। और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्लोज होकर होती हैं, ये सही है। तो इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ओपन कर्व्स होती हैं, ये हमारा गलत है। इसलिए यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा सी। तो सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर देखा जाए तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, बकीमिस्टर फुलरीन कार्बन का एक अपरूप है। दूसरा, हीरा विद्युत का एक अच्छा चालक है। तीसरा, ग्रेफाइट विद्युत का एक अच्छा चालक है। चौथा, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो इन सब में ऊपर के ए, सी और डी तीनों कथन सही हैं। हीरा विद्युत का एक अच्छा चालक है, गलत है, क्योंकि हीरा विद्युत का कुचालक होता है, वो चालक नहीं होता। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। ठीक, संख्या 8, क्लोरोप्रोपेन अणु जिसका आणविक सूत्र C3H7Cl है, में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं। तो इसमें 10 यानी कि 10 सहसंयोजी आबंध होते हैं। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो किसी तत्व का जो सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है। ठीक, तो बी यहाँ पे राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 10, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ए इज द राइट आंसर, जेम्स चैडविक। बेरिलियम पर अल्फा कणों की बौछार करते समय सर जेम्स चैडविक ने उसमें से एक कण निकलते हुए देखा, वह कण न्यूट्रॉन था। प्रश्न संख्या 11 किसी तत्व की परमाणु सहंति यानी परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, जो द्रव्यमान संख्या होता है ना, वही निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होती है। पहला, केवल इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योग के बराबर, या फिर केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या के योग के बराबर, केवल इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉन संख्या के योग के बराबर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है बी। जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर है। तो ये परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। लेकिन में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। तो कोबाल्ट का जो समस्थानिक है वो कैंसर के इलाज में प्रयुक्त किया जाता है। एक कोशिकीय जीवों की स्थिति में अतिरिक्त यानी कि आधिक्य जल और अपशिष्टों को निष्कासित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक एक भूमिका निभा सकता है। तो वो है वैक्यूल धानी। यहाँ पे धानी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक, धानी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि के
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि के एक ही टुकड़े पर एक ही समय में दो अथवा दो से अधिक फसलें उगाने की पद्धति को वर्णित करता है? यानी कि एक ही भूमि का टुकड़ा, उस पर एक ही समय में एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाई जाती हैं, तो ये पद्धति है, इसको कौन सा ऐसा शब्द है, मतलब इसे क्या पद्धति बोलते हैं? ठीक है, तो इसे बोलते हैं मिश्रित फसल, ये मिक्स क्रॉपिंग होता है। ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग बी सही आंसर है। तो किसी खेत में एक ही समय में एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाने की जो पद्धति है उसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित फसल, यानी कि मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। प्रश्न क्या 15 विषाणु यानी वायरसेस पर प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला कथन, वायरस अजीवित निर्जीव अस्तित्व हैं, किंतु ये प्रतिजीवाणुओं के साथ पारस्परिक अंतःक्रिया कर सकते हैं। यानी कि वायरस अजीवित अस्तित्व है, किंतु ये प्रतिजीवाणुओं के साथ पारस्परिक अंतःक्रिया कर सकते हैं। दूसरा, एंटीबायोटिक लेने से विषाणु संक्रमण का उपचार होता है। तीसरा, वायरस उपापचयी पथों से युक्त नहीं होते जिन पर प्रतिजीवाणु कार्य कर सकते हैं, जबकि बैक्टीरिया में इस तरह के पथ होते हैं। प्रतिजीवाणुओं के प्रति वायरस प्रतिरोधी होते हैं। तो इस समय जो पहला वाला आंसर है कि वायरस अजीवित अस्तित्व है, वायरस अजीवित अस्तित्व है, किंतु ये प्रतिजीवाणुओं के साथ पारस्परिक अंतःक्रिया कर सकते हैं। सही है। ठीक है, राइट आंसर ये था। तो हाल के अनुसंधानों से यह स्थापित हो गया है कि बैक्टीरिया और वायरस रोग को फैलाने में अंतःक्रिया करते हैं। प्रत्यक्ष, ठीक है, तो प्रत्यक्ष अंतःक्रिया जब होती है तो वायरस को सहायता मिलती है, जबकि परोक्ष अंतःक्रिया होने पर बैक्टीरिया को सहायता मिलती है। वायरस के प्रभाव से प्रत्यक्ष अंतःक्रिया उस समय उत्पन्न होती है जब वायरस होस्ट सेल में प्रवेश करने के लिए बैक्टीरियल संघटक का दोहन करता है। अप्रत्यक्ष अंतःक्रिया में वायरस संक्रमण के कारण बैक्टीरियल पैथोजिनेसिस बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव नर प्रजनन तंत्र का घटक नहीं है? यानी कि ध्यान दीजिएगा, मानव नर प्रजनन तंत्र का घटक नहीं, मतलब मानव नर प्रजनन तंत्र नहीं है। ठीक है, रिलेटेड चीज नहीं है। तो यहाँ पे मूत्रमार्ग यानी कि यूरेथ्रा, शुक्राशय, शुक्रवाक है, लेकिन यहाँ पे जो कर्वेक्स है वो नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर है। लेकिन वैसे कौन सा एक जैव विविधता में कमी होने का कारण नहीं है? बड़े पैमाने पर वन कटाई, ये तो कारण है। वन उपज का दोहन, ये भी है, और वन क्षेत्रों में अतिक्रमण, ये भी है। परंतु सी जो है हमारा सही आंसर है, क्योंकि पवित्र वनों का रखरखाव अगर है तो उससे कोई जैव विविधता में फर्क नहीं पड़ता। तो सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा एक भूजल में कमी का कारण नहीं है? कौन सा एक भूजल में कमी कारण नहीं है? तो वनरोपण, पहले आंसर मिल गया। वनरोपण के कारण तो भूमि जल में कमी नहीं आने वाली, तो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन वनों की हानि हो गया, भूजल की अत्यधिक मात्रा में निकालना हो गया, बड़े पैमाने कंक्रीट वनों का निर्माण, ये सब चीज़ें हैं। परंतु ये जो है सही आंसर है कि वनरोपण से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के विकिरण की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है? सबसे छोटी जो तरंगदैर्घ्य होती है विकिरण की, वो होती है गामा रेज की। किसकी होती है? गामा रेज की। परंतु
यहाँ पे गामा रे दिया नहीं ऑप्शन में। तो जो गामा रे से जो बड़ी, थोड़ा सा बड़ी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो होती है एक्स रेज की। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, एक्स रेज। इस विकल्प में सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य जो है वो है एक्स रे की, यानी एक्स किरणों की, सॉरी वहाँ वह एक्स किरणों की है। तो आंसर देखते हैं कि सौर प्रकाश के वर्णक्रम में सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य गामा किरण विकिरण का होता है और उससे कुछ बड़ा एक्स किरणों का होता है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, प्रश्न संख्या 20 यानी 20। किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण है, क्या है वो उपकरण? है गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन बी इधर राइट आंसर ही है। तो गैल्वेनोमीटर द्वारा किसी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। ठीक, तो ये थे आज की टोटल 20 क्वेश्चन। मिलते हैं कल कुछ और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।